हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक, जो कि है फोर्स। फाइनली वो चैप्टर आ गया, वो टॉपिक आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर चैप्टर के तौर में सोचे तो सिर्फ एक चैप्टर है, पर अगर कॉन्सेप्ट के तौर पे सोचे तो पूरा फिजिक्स ही है। मान लो दो चीज अगर हम बहुत अच्छे से समझ गए तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट फिजिक्स का हम समझ सकेंगे। वो है, एक है फोर्स उसमें से, और दूसरा है एनर्जी। तो आज हम पढ़ेंगे फोर्स, और आज होगा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मैं ये तीन बुक फॉलो करूंगा। मेरा टारगेट है नीट एंड जेई। जो सारे बच्चे नीट एंड जेई को टारगेट करना चाहते हैं उनके लिए है वीडियो, क्योंकि मेनली कॉन्सेप्चुअल वीडियो होगा, पर बोर्ड्स के बच्चे भी देख सकते हैं। जो बुक्स मैं फॉलो करूंगा वो है ये। तो हर वीडियो में तो ये बुक से क्वेश्चन नहीं आएगा, पर जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा ये सारा बुक से मैं क्वेश्चन लेता जाऊंगा। एनसीईआरटी में फॉलो करूंगा सीबीएसई के लिए, एचसी वर्मा फॉलो करूंगा आईसीएसई के लिए, और क्वेश्चन मेनली होगा एचसी वर्मा से, और जो नीट एंड जेई का पीवाईक्यू है उससे। तो लेट्स स्टार्ट। आज होगा हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वीडियो हमें हमेशा की तरह कॉन्सेप्चुअल होगा। हम कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट के गहराई में जाके समझेंगे चीजों को। ठीक है, तो ध्यान से देखना, एंड तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम, क्या है न्यूटन फर्स्ट तीन लॉ है। न्यूटन का जो तीन लॉ है, उस तीन लॉ में न्यूटन फोर्स के बारे में सब कुछ बता दिया है। फोर्स एंड मोशन, मोशन के बारे में बताया है एंड फोर्स के बारे में बताया है। ठीक है, ये जो तीन लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ एंड थर्ड लॉ, इन तीनों लॉ में न्यूटन ने फोर्स के बारे में हमें जो जो चीज जानने का जरूरत है, या फिर मोशन के बारे में कि मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड होगा कि नहीं होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा, ये सारा चीज को हम मोशन बोलते हैं। मोशन को अगर बहुत अच्छे से हमें समझना है तो हमको एक ही चीज, हम एक ही लॉ से वो समझ सकते हैं, वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पूरे यूनिवर्स में जितना सारा मोशन है, वो हर मोशन चाहे कहीं पे भी हो, छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा मोशन, ऑब्जेक्ट का मोशन, वो हम अगर समझना चाहें तो हम अगर न्यूटन का तीन लॉ को पढ़े तो वो हम समझ सकते हैं। तो ये पहले थोड़ा सा मैंने बता दिया, जान के रखना इसका इंपॉर्टेंस कितना है, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए। तो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम पे हम बाद में आएंगे। पहले हम ये समझेंगे कि उसका जो स्टेटमेंट है उसमें क्या कहा गया है। फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बताया गया। तो सिंपल हम स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं, और फिर हम उसको समझेंगे कि उसमें क्या बताया गया है, उसको थोड़ा एनालिसिस करके समझेंगे। ठीक है, ओके। तो यहां पे बताया गया, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, इसका मतलब है कि बाहर से अगर हम कोई फोर्स ना अप्लाई करें, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट, जो रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में रहेगा। अगर बाहर से हम कोई फोर्स अप्लाई ना करें तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही कंटिन्यू करेगा। एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव विथ सेम वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो सेम वेलोसिटी लेके एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमेशा चलता जाएगा। तो पहले हम स्टेटमेंट को और एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो यहाँ पे बताया गया है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम एक्सटर्नली फोर्स ना अप्लाई करें, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें, तो जो रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, और जो मोशन में है वो सेम वेलोसिटी लेके एक सीधे स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक ही डायरेक्शन में चलता जाएगा। कब तक चलेगा? इनफाइनाइट टाइम तक, जब तक यूनिवर्स एग्जिस्ट करेगा तब तक चलेगा। ये बताया गया है। अभी हम धीरे धीरे इसको एग्जाम्पल और एक्सपीरियंस के हिसाब से समझेंगे। हम डे टू डे लाइफ में हमारा जो एक्सपीरियंस है उससे हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये कितना ठीक है या कितना गलत है। देखो, किसी भी चीज को अगर हम ऑब्जर्वेशन के साथ ना मिलाएं, क्लैरिटी ना लाएं, एकदम क्रिस्टल क्लीन सिंपल तरीके से ना समझें, तो उसको समझना नहीं बोलते हैं। तो समझना किसको बोलते हैं? जब तक कि ना कोई चीज को हम एकदम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकें कि यहाँ पे क्या बताया गया है, और हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, उसके साथ अगर थोड़ा भी ना मिला पाए तो उसको सीखने का कोई मतलब नहीं है। तो चलो धीरे धीरे हम इसको समझते हैं कि ये सही है या गलत है।
तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक पत्थर है जो कि रेस्ट में है, यानी एक जगह पे फिक्स्ड है, ठीक है। और यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, यहाँ पे मोशन है, ये पिंकू है और पिंकू साइकिल चला रहा है, और ये क्या है, एक फुटबॉल है जो कि मोशन में है, फुटबॉल है मोशन में है, ठीक है। फुटबॉल को किक किया गया है और वो मोशन में है। अच्छा, इसके ऊपर, इस पत्थर के ऊपर अगर नो एक्सटर्नल फोर्स हो, अगर एक्सटर्नली हम कोई फोर्स ना लगाए, नो एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट, ये जो पत्थर है, ये हमेशा अपने जगह पे रेस्ट पे ही रहेगा, ये बताया गया है, और जो कि सही भी है। हम क्या देखते हैं, हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं जो रेस्ट में है, कोई देख लो, एक बुक है अपनी टेबल पे, या फिर कोई टेबल है एक जगह पे, कोई अलमारी है, या फिर कोई कुछ पत्थर रखा हुआ है कहीं पे, या फिर एक कार खड़ा है कहीं पे। अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नली फोर्स ना लगाया जाए तो हम जानते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जहां है वहीं रहेगा। उसका हाथ पैर नहीं है कि उठ के चलता बनेगा, ये वो नॉन लिविंग बीइंग है, तो उसमें वो अपना कॉन्शियसनेस, वो अपना सोच नहीं है कि वो सोचेगा कि बहुत देर हो गया भाई, बोर हो गए एक जगह पे बैठे बैठे, चलते हैं कहीं घूमने चलते हैं, तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दैट इज एन ऑब्जेक्ट, वो जहां पे है वहीं पे रहेगा। तो अगर हम नो एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, अगर हम एक्सटर्नली कोई फोर्स इसके ऊपर ना लगाएं, तो जो रेस्ट में है वो हमको समझ में आता है कि हाँ ये ठीक है, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, ये ठीक है, ये पार्ट। दैट मीन्स अगर हम फोर्स ना लगाएं तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा। कब तक रहेगा? इनफाइनाइट टाइम तक। अगर हम एंड ऑफ द यूनिवर्स जब तक चले तब तक फोर्स ना लगाए तो तब तक वो वहीं पे रेस्ट पे रहेगा। ओके, यहां तक ठीक है। अभी मोशन में थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इसको हमको समझना है, इसमें थोड़ा सा ये होगा, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। देखो, मोशन में ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। पिंकू साइकिल चला रहा, ओके, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, ऐसा गाना गा रहा है और साइकिल चला रहा है। उसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में कुछ ही दूर जाके किसी का घर है, तो वो वहीं आसपास जा रहा है, किसी का घर है वहां पे, वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है ताकि एक झलक मिल जाए। ओके, तो पिंकू साइकिल चला रहा है, उसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो पेडल कर रहे हैं यहाँ पे, पेडलिंग। और पेडल में क्या हम अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। तो वो अगर पेडल करना स्टॉप कर दे, अगर वो पेडल ना करे, पेडलिंग करते हैं ना हम, तो पेडल में हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अगर पेडल ना करे तो नो एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो हम फोर्स नहीं लगा रहे, पेडल ना करे तो हम कोई, इसका मतलब है हम कोई फोर्स ना नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी साइकिल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं होगा अगर वो पेडल करना बंद कर दे। अभी क्वेश्चन, तो क्या वो 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से इस डायरेक्शन में हमेशा स्ट्रेट लाइन पे चलता ही जाएगा? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, ही विल स्टॉप, कहीं कुछ देर जाके वो स्टॉप हो जाएगा। अगर ऐसा ही होता तो कितना अच्छा होता है, एक बार पेडल करके छोड़ देते तो कहीं पे भी पहुंच जाते, यहाँ से कितना भी दूर, 1000 किलोमीटर दूर पहुंच जाते, एक बार से पेडल करने का जरूरत पड़ता, तो फर्स्ट लॉ कितना अच्छा लॉ होता। पर ऐसा तो नहीं है, थोड़ा स्पीड पकड़ने के बाद अगर कोई पेडल करना बंद कर दे तो वो धीरे 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 जाके रुक जाएगा। और ये फुटबॉल भी एक स्पीड से चल रहा है मान लो, ठीक है, किसी ने किक किया है फुटबॉल मोशन में, तो फुटबॉल क्या हमेशा चलता जाएगा एक स्ट्रेट लाइन पे? यही तो बताया गया यहाँ पे कि वो एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली नो, नॉट। वो कहीं पे जाके क्या होगा? रुक जाएगा। तो क्या यहाँ पे गलत बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है जो मोशन में है वो मोशन में चलता ही जाएगा अगर फोर्स हम ना लगाए तो। पर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमको लग रहा है कि ये तो मोशन तो कहीं पे जाके रुक जा रहा है, ये भी रुक जा रहा है, ये भी रुक जा रहा है। रेस्ट के बारे में ठीक ही बताया गया कि रेस्ट में ही रहेगा फोर्स अप्लाई ना करे, पर मोशन में ऐसा नहीं होता है, मोशन रुक जाता है कहीं पे जाके। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे गलत बताया गया कि सही बताया गया, तो हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे कि ये गलत है कि सही है। देखो, वहां पे कंडीशन लगाया गया कि नो एक्सटर्नल फोर्स का कंडीशन है, अगर नो एक्सटर्नल फोर्स हो तभी वो चलता जाएगा सेम स्पीड लेके इस डायरेक्शन में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो, अगर सच में उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो
पर हमको ध्यान देना है, क्या इस साइकिल के ऊपर, क्या इस फुटबॉल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है? जस्ट थिंक फॉर ए मोमेंट, क्या इस साइकिल के ऊपर नो एक्सटर्नल फोर्स? इस बात के ऊपर ध्यान, नो एक्सटर्नल फोर्स है, कोई फोर्स नहीं है। हालांकि वो पेडल नहीं कर रहा है, पेडल नहीं कर रहा है मतलब वो खुद फोर्स नहीं लगा रहा है, पर दूसरा कोई फोर्स है कि नहीं है, हमको सोचना है। तो जो आंसर यहाँ पे हम देंगे वो है, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है जो है फ्रिक्शन, जो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नाम का एक फोर्स होता है। फ्रिक्शन क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट जहां पे कांटेक्ट होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच यहाँ पे कांटेक्ट है, जो टायर है, जो व्हील है, उसके साथ ग्राउंड का जो कांटेक्ट है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और यहाँ पे भी ग्राउंड एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। फ्रिक्शन जो कि एक ऑपोजिंग फोर्स है, जो किसी भी चीज को रेजिस्ट करता है। तो यहाँ पे भी ग्राउंड में क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। ग्राउंड एक फोर्स लगाता है फुटबॉल के ऊपर, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि हमेशा मोशन के ऑपोजिट काम करता है। फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट मोशन, वो क्या करता है? मोशन को क्या करता है? वो हमेशा ऑपोज करता है। तो यहां पे ये क्या हो गया? ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स हो गया, ये है एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स है। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे। अगर एक्सटर्नल फोर्स ना होता तो हम क्या देखते? वो चलता जाता है। ये एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ, इसलिए रुक जाता है। फ्रिक्शन उसको रोकने का कोशिश करता है, इसलिए वो धीरे 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 स्लो होके रुक जाता है। और इसको कॉमन सेंस से भी हम समझ सकते हैं। अच्छा, ऐसा कब होगा कि चलता ही जाएगा? इमेजिन करो एक डीप स्पेस चले जाओ, एकदम डीप स्पेस में चले जाओ, ठीक है, मन में चल जाओ, जहां पे कोई ग्रेविटी नहीं है, आसपास कोई स्टार नहीं है, सिर्फ स्पेस ही स्पेस है, दूर दूर तक कुछ नहीं है, और एक ऑब्जेक्ट को मोशन में दिया गया है, हम मोशन उसको दे रहे हैं कुछ ऑब्जेक्ट को, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा स्पेस में चलता ही जाएगा, सेम स्पीड लेके सेम डायरेक्शन में, हमेशा इनफाइनाइट टाइम तक, क्योंकि वहां पे नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी वहां पे कोई बाहरी फोर्स उसको रेजिस्ट करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, उसको रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं है। पर यहाँ पे रोकने के लिए फ्रिक्शन है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन है। तो हम क्या देख रहे हैं? अच्छा, ये सवाल अगर घुमा के ऐसा किया जाए कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता? ये स्मूथ होता सरफेस, कोई फ्रिक्शन ना होता, तो हम देखते हैं कि ये जो चल रहा है वो चलता ही जाता, ये भी चल रहा है वो चलता ही जाता, सेम वेलोसिटी सेम डायरेक्शन। इसका मतलब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है एकदम ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है इसलिए रुक जा रहा है, अगर एक्सटर्नल फोर्स ना होता तो वो कंटिन्यूअसली चलता ही जाता। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर हम बाहर से एक्सटर्नल किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो वो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो कंटिन्यूअसली सेम वेलोसिटी लेके एक ही डायरेक्शन में चलता ही जाएगा। फिर से रिपीट कर लो, दिमाग को इस जगह पे लाओ, फोकस करो। अगर हम किसी चीज के ऊपर फोर्स ना लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स, तो जो रेस्ट में पहले से है वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, और जो मोशन में है वो सेम वेलोसिटी लेके चलता ही जाएगा। अगर रुक जा रहा है तो इसका मतलब समझना है वहां पे कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स है। अगर वो नहीं चल रहा है, वो रुक जा रहा है कहीं पे जाके, तो हमको ये मान के चलना है कि वहां पे डेफिनेटली कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स है, जैसे कि यहाँ पे फ्रिक्शन है। ठीक है, ओके। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट में क्या बताया गया है उसको हमने सीखा। अभी ये जो स्टेटमेंट है, यहां से दो चीज निकल के आता है, इसको हम अभी मिटा देते हैं, ठीक है। और फर्स्ट लॉ से हमको जो चीज सीखने को मिलता है वो हम अभी लिखेंगे। देखो, फर्स्ट लॉ से दो चीज सीखने को मिलता है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना, इसमें दो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। एक है फोर्स का कॉन्सेप्ट और एक है इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। ये दो चीज को हम अभी सीखेंगे। ये दो चीज है क्या चीज? ओके ओके, थोड़ा सा रिपीट करो इसको। एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा अगर हम फोर्स ना लगाएं, और जो मोशन में है वो सेम वेलोसिटी लेके सेम डायरेक्शन में चलता जाएगा। फिर से हम अभी फोर्स का डेफिनेशन निकालेंगे, यहां से ये समझने का कोशिश करेंगे कि फोर्स है क्या चीज। तो जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, और जो मोशन में है मोशन में रहेगा। फिर से रिपीट करो, जो रेस्ट में है रेस्ट में रहेगा, ओके, रेस्ट में रहेगा, और जो मोशन में रहेगा, सेम वेलोसिटी सेम डायरेक्शन।
अगर नो फोर्स है, नो फोर्स का कंडीशन हो, अगर फोर्स ना हो तो ये होगा, जो रेस्ट में है रेस्ट 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 में रेस्ट है, मोशन में ही रहा, सेम वेलोसिटी लेके चलता है, चल रहा है। तो नो फोर्स का कंडीशन है, अगर हम फोर्स ना लगाएं तो ऐसा होगा। अच्छा, इस नो को हटा दें, अगर फोर्स लगाएं तो क्या होगा? ठीक इसका उल्टा होगा। टेक अ डीप ब्रेथ, फोकस। नो फोर्स का कंडीशन है, अगर फोर्स ना हो तो रेस्ट रेस्ट में रहेगा, अगर हम फोर्स ना लगाएं तो रेस्ट रेस्ट में रहेगा, और मोशन कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगा, सेम डायरेक्शन सेम वेलोसिटी। नो को हटा दे, अगर फोर्स लगाया जाए, फॉर एग्जांपल इसको फोर्स लगाया गया है, यहाँ पे फोर्स हमने लगाया है, और इसको भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, ठीक है, मान के चलो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है, ठीक है, मोशन किस डायरेक्शन में है? मोशन है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा? ये 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रहा था, मान के चलो इस डायरेक्शन में। अभी क्या होगा? हम गेस करेंगे क्या होगा। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, एक फुटबॉल रेस्ट में मान लो, ठीक है, ओके, और एक फुटबॉलर मान लो उसको किक करने वाला है, ठीक है। एक फुटबॉल रेस्ट में है, तो फोर्स नहीं लगाया तो रेस्ट में ही रहेगा। पर अभी एक फुटबॉलर अगर उसको किक करे, फोर्स लगाए, तो वो रेस्ट में नहीं रह सकता है, वो रेस्ट से क्या हो जाएगा? मोशन में आ जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगाओ, ये रेस्ट में है, अगर हम फोर्स लगाएं तो ये फोर्स से क्या, रेस्ट से क्या हो जाएगा? मोशन में आ जाएगा। मतलब आ सकता है, जैसे चांस नहीं भी आ सकता है, जैसे कि ये दीवार है और मैं इसको मोशन में लाना चाहूँ, और मैं सोचूं कि जो साइड वाला कमरा है वो भी मैं अपने अंदर ले लूं, क्योंकि थोड़ा छोटा है कमरा, मैं ऐसा करना चाहूंगा, तो ये इट इज नॉट पॉसिबल। पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। फोर्स क्या करेगा? ट्राई करेगा कि रेस्ट से क्या हो जाए? मोशन में आ जाए। मोशन में आ सकता है, या फिर ट्राई तो जरूर करेगा कि रेस्ट से क्या हो जाए? मोशन हो जाए। तो फोर्स क्या करेगा? रेस्ट से मोशन में लाने का कोशिश करेगा, या तो लाएगा या फिर लाने का कोशिश करेगा, इसको मोशन में लाएगा। फुटबॉल का एग्जांपल ले लो, यहाँ पे अगर ये फुटबॉलर इसको किक करे मान लो, ठीक है, ये फुटबॉलर इसको किक करे तो क्या होगा? ये मोशन में आ जाएगा ना। तो ये यहाँ पे हमने क्या सोचा? जो रेस्ट में है उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो रेस्ट से क्या हो जाएगा? वो मोशन हो जाएगा, या फिर मोशन में होने का कोशिश तो जरूर करेगा। ये एक नंबर हो गया। अभी हम यहाँ पे अगर सोचें, ये फुटबॉल क्या है? मोशन में है ऑलरेडी, इसका स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट। बहुत इजी है, सोचो, फिर से रिपीट कर लो। अगर फोर्स ना लगाओ तो इसी स्पीड में ये चलता जाएगा, इसी डायरेक्शन में। अगर हम इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो उसका स्पीड क्या होगा? स्पीड विल इंक्रीज, वेलोसिटी विल इंक्रीज। वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। हो सकता है ऐसा कि 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा था, अभी हो गया 7 मीटर पर सेकेंड, स्पीड इंक्रीज हो गया, ऐसा हो सकता है, या फिर ज्यादा भी हो सकता है। या फिर फोर्स को हम उल्टे डायरेक्शन में अप्लाई करें, जिस डायरेक्शन में चल रहा है मोशन, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें, अगर हम इस उल्टे डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें, अगर हम उल्टे डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा? डेफिनेटली वेलोसिटी विल डिक्रीज। वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ऐसा हो सकता है कि 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा था, अभी उसका स्पीड हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, तो डिक्रीज हो गया स्पीड। तो जो मोशन में है उसके ऊपर अगर हम फोर्स ना लगाएं तो सेम वेलोसिटी सेम डायरेक्शन चलता ही जाएगा, और अगर हम फोर्स लगाएं तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है। जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो इंक्रीज होगा, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसके उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो डिक्रीज होगा। और एक चीज हो सकता है, चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन। मान लो कि कोई क्रिकेटर है, बॉल, मान लो कि कोई क्रिकेटर है और वो क्रिकेट खेल रहा है, तो विराट कोहली है, ठीक है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, कोई भी अपना फेवरेट प्लेयर चुन लो, और वो इस ऐसे तो यहां से बॉल आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो बॉल किस डायरेक्शन में जा रहा है? वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो विराट कोहली ने या फिर रोहित शर्मा जम के एक शॉट लगाया, तो बॉल का डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो बॉल जा रहा था इस डायरेक्शन में, अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो चेंज ऑफ डायरेक्शन भी हो सकता है फोर्स लगाने से।
मान लो यार विराट कोहली है, मान लो, मुझे थोड़ी ना आता है, मैं लियोनार्डो डा विंची थोड़ी ना हूं। अरे मैं कोई पेंटर थोड़ी ना हूं, आर्टिस्ट। ये मान लो विराट कोहली है, ठीक है। तो बॉल आया इस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, अभी वो साउथ वेस्ट में चला गया, तो बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो फोर्स लगाने से मोशन का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, सम अप करेंगे। तो हमने क्या सीखा, तीन, हमने क्या सीखा, हम एक साथ उसको सीखेंगे, ठीक है। तो फोर्स लगाने से क्या हो सकता है, फोर्स लगाने से होता है एक हो सकता है रेस्ट से मोशन हो सकता है, रेस्ट से मोशन, या फिर मोशन का कोशिश जरूर करेगा। फोर्स क्या करेगा, जो रेस्ट है उसको मोशन में लाएगा, या फिर कोशिश एटलीस्ट ट्राई करेगा कि मोशन में आ जाए। दूसरा, इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज कर सकता है, वेलोसिटी डिक्रीज कर सकता है, वेलोसिटी डिक्रीज कर सकता है, या फिर चेंज ऑफ डायरेक्शन हो सकता है, चेंज ऑफ डायरेक्शन हो सकता है। फोर्स लगाने से ये सारा चीजों में से कोई भी एक हो सकता है। रेस्ट से मोशन में आ सकता है, वेलोसिटी इंक्रीज हो सकता है, वेलोसिटी डिक्रीज हो सकता है। इसको सम अप कर लो, देखो देखो पूरा पूरा चीज को सम अप कर लो, एक लाइन में आ जाएगा। फोर्स ना लगाओ, दो सिचुएशन समझना है, फोर्स ना लगाओ और लगाओ। फोर्स ना लगाओ तो रेस्ट रेस्ट, मोशन मोशन, और फोर्स लगाओ तो रेस्ट से मोशन, वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज, या फिर चेंज ऑफ डायरेक्शन। अगर और छोटा करना है, सबको मिला के हम ये बोल सकते हैं एक्सेलरेशन। समझो चीजों को, सबको अगर मिला के याद रखना चाहते हो तो एक्सेलरेशन। इसको हम ये भी बोल सकते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। समझो बात को, कॉन्सेप्ट लगाओ। फोर्स एक ऐसा चीज है जो इन दोनों में से एक काम करेगा, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट या चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। सम अप करो, सम अप करो। फोर्स ना लगाओ तो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन नहीं चेंज होगा, फोर्स लगाओ तो स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। इसको उल्टा करके अगर हम बोलें, अगर हमको कहीं दिखे कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट जाते जाते स्लो हो रहा है, रेस्ट में आ जा रहा है, या फिर किसी का स्पीड इंक्रीज कर रहा है, या फिर किसी का डायरेक्शन चेंज हुआ, तो यहाँ पे चेंज ऑफ मोशन हुआ, तो हमको दिमाग में लाना है कि डेफिनेटली यहाँ पे एक फोर्स है, क्योंकि फोर्स ही वो चीज है जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन करता है। तो फोर्स क्या करता है, बदलता है। और छोटा कर लें तो इसको बदलता है। फोर्स क्या करता है, बदल देता है। रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, और मोशन है तो मोशन को चेंज कर देगा। तो फिर हम यहां से फोर्स का डेफिनेशन निकाल सकते हैं। ये एक्सेलरेशन कैसे है मैं बताता हूं थोड़ी देर में, इसको हम एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं। तो फोर्स का डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे फोर्स का डेफिनेशन, यानी फोर्स को हम डिफाइन करेंगे। मैं लिख रहा हूं, देख लेना। तो यहां पे मैंने फोर्स का वही डेफिनेशन लिखा है जो कि मैंने अभी अभी समझाया है। देखो, फोर्स इज दैट एक्सटर्नल फैक्टर, वो बाहर का एक ऐसा चीज है विच चेंजेस, जो बदलता है या फिर टेंड्स टू चेंज, यानी बदलने का कोशिश करता है, द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स एक ऐसा चीज है जो बाहर से अगर हम अप्लाई करें तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को वो बदलेगा। यही है फोर्स का डेफिनेशन। अभी यहां पे आ जाओ, चीजों को वन वर्ड में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो, स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन आ जाना, किसी कोई रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, 0 मीटर पर सेकंड, और मोशन में आ गया मान लो तो उसका वेलोसिटी मान लेते कि 5 मीटर पर सेकंड हो गया है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हुआ, इंक्रीज किया। अब वेलोसिटी इंक्रीज करने को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो रेस्ट से जब मोशन में आएगा कोई ऑब्जेक्ट तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन हुआ। इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी वो भी एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी डिक्रीज वो भी एक्सेलरेशन, पर नेगेटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी डिक्रीज करने को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। और चेंज ऑफ डायरेक्शन को भी चेंज ऑफ वेलोसिटी बोला जाता है, वो आगे चल के हम सीखेंगे। आगे चल के हम सीखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जाते जाते चलते चलते उसका डायरेक्शन बदल गया, इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा था, अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है,
तो डायरेक्शन चेंज होने को भी हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आगे चल के हम सीखेंगे। सिर्फ इतना याद रखना है कि चेंज ऑफ डायरेक्शन को भी हम एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। तो सारा चीज को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, ये चार चीज को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अगर हम और एक्सप्रेस करना चाहें, फोर्स क्या करता है, फोर्स क्या करता है, फोर्स क्या करता है, एक्सेलरेशन करता है। फोर्स क्या करता है, एक्सेलरेशन करता है। एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज ऑफ वेलोसिटी। बस, तो फोर्स का हमारा कॉन्सेप्ट यहां पे कंप्लीट होता है। फोर्स एक ऐसा चीज है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। और रेस्ट से मोशन आना भी वेलोसिटी का ही चेंज हुआ, क्योंकि रेस्ट में जब था तब जीरो वेलोसिटी, और जब मोशन में आ गया तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो उसको मिला। तो मोशन से रेस्ट से मोशन में आने को भी हम एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। तो फोर्स ऐसा चीज है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, यहां पे हम और एक चीज के बारे में सीखेंगे जो कि है नेट फोर्स। इसको हम मिटा देते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, अभी हम यहां पे एक बहुत ही फाइन और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मान लो। दो एग्जांपल्स हम इस चीज को समझेंगे। एक धागे से, एक स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट लटक रहा है, तो ये रेस्ट में है। एक बॉल है जो स्ट्रिंग से लटक रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, दोनों रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है। तो न्यूटन ने ये कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट देखो, ये हम देखें कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कंटिन्यूअसली रेस्ट में है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि डेफिनेटली वहां पे फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, नो एक्सटर्नल फोर्स होगा। इसको हम नो एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे। नो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है, जीरो है, क्योंकि रेस्ट में है, रेस्ट में ही है। अभी रेस्ट में है, अभी भी रेस्ट में है, थोड़ा देर पहले भी रेस्ट में था, अभी भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में कंटिन्यू कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, नो एक्सटर्नल फोर्स है। थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेट करो, पर हम ध्यान से देखें तो इसमें फोर्स है। देखो यहाँ पे एक डाउनवर्ड, किसी भी चीज को अर्थ डाउनवर्ड ट्रैक करती है तो उसका एक वेट होता है जो कि है mg, उसको हम बोलते हैं वेट इक्वल टू mg। ये जो फ्लोर है जिसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये फ्लोर इसके ऊपर ना एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है। फ्लोर क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में उसको पुश करता है, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। एक सिंपल से समझाते हैं, देखो सिंपल एग्जांपल। ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ के ऊपर है, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो जो वेट है वो सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा है, और सरफेस इसको अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। अगर ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाता तो नीचे गिर जाता। डेफिनेटली एक फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स है। एक ग्रेविटी पुश कर रहा है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड सरफेस इज पुशिंग अपवर्ड। तो इसके ऊपर हम नो एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं बोल सकते, डेफिनेटली एक्सटर्नल फोर्स है इसके ऊपर, नो एक्सटर्नल फोर्स नहीं बोल सकते, पर फिर भी रेस्ट में है। एक्सटर्नल फोर्स है फिर भी रेस्ट में। यहां पे भी वही, ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड mg, और टेंशन, स्ट्रिंग का एक पुल होता है, स्ट्रिंग इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट अपवर्ड, नहीं तो ये गिर जाता नीचे। अगर स्ट्रिंग पुल नहीं करता तो क्या होता, गिर जाता। तो हम ऐसा क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, डेफिनेटली एक्सटर्नल फोर्स है, देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स, पर फिर भी रेस्ट में है। एक्सटर्नल फोर्स होने के बाद भी रेस्ट में है। न्यूटन ने बताया कि एक्सटर्नल फोर्स अगर हो तो रेस्ट से मोशन आ जाएगा, पर एक्सटर्नल फोर्स होने के बाद भी रेस्ट में। सोचो, न्यूटन ने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स अगर हो, फोर्स लगाएं तो रेस्ट नहीं रहेगा, वो मोशन में आ जाएगा, पर यहाँ पे होने के बाद भी, एक्सटर्नल फोर्स होने के बाद भी रेस्ट में है। तो इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो रहा है, आर और mg कैंसिल हो रहा है, ये t और mg कैंसिल हो रहा है। कैंसिल होने का मतलब समझो, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है,
इस डायरेक्शन में अप्लाई करो 10 न्यूटन फोर्स और इस डायरेक्शन में भी अप्लाई करो 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है। F1 इसको बोलो और इसको F2 बोलो, तो दो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। कैंसिल होने का मतलब क्या है, +5 और -5 दोनों मिलके कितना आया रिजल्ट 0। मुझे आज लॉटरी में 10,000 मिला, कितना मिला, कल ठीक है, कल एक कोई भी एक मतलब मान लो कि किसी भी एक जगह पे 10,000 मेरा हो गया, मान लो कि पर्स गिर गया और 10,000 वहां से गायब, मेरा पर्स कहीं पे गुम हो गया। तो मुझे जब लॉटरी में 10,000 मिला तो 10,000 मिला, हो गया तो गया, तो कैंसिल होके नेट इफेक्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक उसी तरीके से द फोर्सेस आर कैंसिलिंग ईच अदर, ये फोर्स और ये फोर्स, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स है और दो फोर्स कैंसिल होके क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो हम बोलेंगे नेट फोर्स इज 0। यहाँ पे हम लिखेंगे R माइनस एम जी कैंसिल होके 0, यहाँ पे T माइनस एम जी कैंसिल होके 0, यहाँ पे F1 माइनस F2 कैंसिल होके 0। तो यहाँ पे एक्चुअल इसका मतलब है नेट फोर्स इज 0। यहाँ पे हम बोलेंगे नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स का मतलब समझो, टोटल फोर्स इज 0। नो एक्सटर्नल फोर्स का एक अलग मतलब है, नेट फोर्स 0, ठीक है। जब ऐसा कहा जाए कि नो एक्सटर्नल फोर्स, तो जो मतलब होगा और नेट फोर्स 0 का मतलब भी वही होगा। देखो यहाँ पे दो फोर्स मिलके 0 हो गया है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नो एक्सटर्नल फोर्स, हम बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर फोर्स नहीं है, इसके ऊपर फोर्स है पर टोटल 0 है। जब भी ये बताया जाए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नो एक्सटर्नल फोर्स है, तब उसको हमको ये रीड करना है, नेट फोर्स 0 रीड करना है। फिर से रिपीट करो, अगर ऐसा बोला जाए कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर नो एक्सटर्नल फोर्स ये फ्रेज यूज किया जाए तो इसका ये मतलब समझना है कि उसके ऊपर फोर्स हो सकता है पर नेट फोर्स 0 होगा। टोटल कुल मिला के जो फोर्स है वो कुल टोटल इफेक्ट उसका 0 होगा। तो किसी का अगर टोटल इफेक्ट 0 हो तो नो एक्सटर्नल फोर्स बोलने में कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हम नो एक्सटर्नल फोर्स बोले तो उसका मतलब यही होगा कि उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो हमने क्या सीखा, किसी के ऊपर फोर्स 0 होना, फोर्स 0 होना, नो फोर्स होना, फोर्स 0 होना या फिर नो फोर्स बोलें या फिर फोर्स नेट 0 बोलें, तीनों का सेम मतलब है। फिर से किसी के ऊपर नेट फोर्स 0 होना, किसी के ऊपर फोर्स 0 होना या फिर किसी के ऊपर नो फोर्स होना, तीनों का मतलब सेम है, टोटल इफेक्ट 0 होना चाहिए बस। उसी को हम नो एक्सटर्नल फोर्स भी बोलेंगे, उसको हम नेट फोर्स 0 भी बोल सकते हैं, उसके ऊपर नो फोर्स भी बोल सकते हैं या फिर 0 फोर्स भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो मतलब सेम है। सिर्फ इतना याद रखना है नेट फोर्स 0 है। तो आगे से अगर जब भी कभी भी ऐसा फ्रेज आए नो एक्सटर्नल फोर्स, तो हमको समझना है कि नेट फोर्स 0। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट में थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकते हैं। हम नो एक्सटर्नल फोर्स की जगह पे हम बोल सकते हैं इफ नेट फोर्स इज 0। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स बताया गया है, इसको मिटा के हम ऐसा लिख सकते हैं इफ नेट फोर्स इज 0। ऐसा लिख सकते हैं, हम ऐसा रीड कर सकते हैं, लिखना नहीं है, मन ही मन सोचना है कि जहां पे न्यूटन ने बताया गया है नो एक्सटर्नल फोर्स, वहां पे हम लिखें, मन ही मन सोचेंगे नेट फोर्स इज 0। इफ नेट फोर्स इज 0 अप्लाइड on an object at rest continues to be at rest, an object in motion continues to move with same velocity, अगर नेट फोर्स 0 हो। इसका ये मतलब हुआ। तो आगे से हमको नेट फोर्स 0 समझना है। अभी देखो, अभी हम थोड़ा सा जो हमने सीखा है उसको हम थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ में जो भी सीखा है उसको हम अप्लाई करेंगे कि यहाँ से फ्रॉम दिस पार्ट वी विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चन। हम यहाँ इसको अगर सीख जाए तो हम क्वेश्चन का आंसर दे पाए। देखो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो जब हम देखें कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो हमको ये बोलना है कि फोर्स नेट फोर्स इज 0। हमको ये समझना है कि नेट फोर्स इज 0। ये एनालिसिस कर रहा हूं मैं, हम समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं एप्लीकेशन। तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमको क्या समझना है, उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस है, देखो एक नीचे की तरफ होगा ग्रेविटी और एक ऊपर की तरफ होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो नेट फोर्स 0 यानी R माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। यहां से हम समझ सकते हैं कि R इज इक्वल टू एम जी। ये हम एनालिसिस करके निकाल रहे हैं। ये रेस्ट में है तो हमको ये मान के चलना है कि नेट फोर्स क्या है, इसके ऊपर 0 है।
अच्छा, ये कार कांस्टेंट वेलोसिटी लेके चल रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी हमको क्या समझना है, फोर्स, नेट फोर्स 0 होगा। अच्छा, इसके ऊपर क्या क्या फोर्स है देखो, इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स है इस डायरेक्शन में, और इसका जो इंजन है, जो इंजन प्रोड्यूस कर रहा है फोर्स, वो इस डायरेक्शन में है। अगर इंजन का फोर्स F1 हो, F इंजन हो, और इसका फोर्स F फ्रिक्शन हो, तो डेफिनेटली F फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू F इंजन। इंजन जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी इंजन जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो डेफिनेटली सेम है, नहीं तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी लेके नहीं चलता। समझो, कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी लेके चल रहा है, ये हमें पता है। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी लेके चल रहा है, तो हमको यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है, हमको ये दिमाग लगाना है कि कांस्टेंट वेलोसिटी लेके चल रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या है, 0 है। नेट फोर्स 0 होने का मतलब इंजन जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या है, ये बराबर है, तो इसीलिए कैंसिल होके क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। नेट फोर्स कैसे 0 होगा, ये फोर्स और ये फोर्स सेम होगा, इंजन उतना ही फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है जितना कि फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन को कैंसिल करने के लिए इंजन अपना फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। मान लो कि फ्रिक्शनल फोर्स है 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो डेफिनेटली इंजन भी कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स अगर 100 न्यूटन हो, तो डेफिनेटली इंजन कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वहां पे 100 न्यूटन। ठीक है, ये एनालिसिस करना है हमको। अच्छा, अगर मान लो कि इंजन 150 न्यूटन फोर्स अप्लाई करे, तो किस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा हुआ, इस डायरेक्शन में। नेट फोर्स कितना होगा, 150 से हम 100 माइनस करेंगे तो नेट फोर्स कितना होगा, 0 F50 न्यूटन। फोर्स नेट, हमें हमेशा फोर्स नेट फोर्स के बारे में सोचना है। हम हमेशा क्या सोचेंगे, नेट फोर्स क्या, नेट फोर्स का वैल्यू कितना, नेट फोर्स का वैल्यू है 150 इस डायरेक्शन में, 150 इस डायरेक्शन में और 100 इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स कितना होगा, 50। तो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में नेट फोर्स है, तो इस डायरेक्शन में कार का स्पीड बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अगर कार 50 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस करे, कार का इंजन, तो डेफिनेटली कौन बड़ा है, फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर देन 50 न्यूटन, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, उल्टे डायरेक्शन में। नेट फोर्स कितना होगा, यहाँ पे नेट फोर्स का वैल्यू होगा 100 से हम 50 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इसमें से बचेगा कितना, 50 न्यूटन, यानी 50 न्यूटन इस डायरेक्शन में फोर्स है, यानी उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, वो चल रहा है इस डायरेक्शन में, पर नेट फोर्स है इस डायरेक्शन में, यानी इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज। ठीक है, तो हमको हमेशा किसके ऊपर फोकस करना है, नेट फोर्स के ऊपर फोकस करना है। अच्छा, ये मान लो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी लेके चल रहा है इसी डायरेक्शन में, तो हम क्या बोलेंगे, नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स इज 0। तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन होता तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी लेके चलना इसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो कोई प्लेन अगर स्मूथ हो तो उसमें ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी लेके चल सकता है, अगर स्मूथ ना हो तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी लेके चल रहा है, हम मान के चलेंगे कि नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 होने का क्या मतलब है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। अगर मान लो फ्रिक्शनल फोर्स है फिर से 10 न्यूटन फॉर एग्जांपल, तो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी में चलाने के लिए नेट फोर्स हमको क्या करना होगा, 0 करना होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ये चलना चाहे तो इसको नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। इस डायरेक्शन में कितना है, 10 न्यूटन, तो इस डायरेक्शन में हमको फोर्स लगाना है, इक्वल फोर्स 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, फिर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी लेके चलता जाएगा। सो दैट इज, ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ से जितना सारा कॉन्सेप्ट हो सकता है मैंने सब कुछ बता दिया है। इस वीडियो में हमने बेसिकली ये समझा कि फोर्स क्या चीज है और हमने फर्स्ट लॉ को समझा। अगले वीडियो में हम इनर्शिया के बारे में समझेंगे, जो कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही निकल के आता है। वो क्या है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हर ऑब्जेक्ट जो है अगर उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो तो जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता है। इसी चीज को हम इनर्शिया बोलते हैं। अगले वीडियो में इसको हम डिटेल कॉन्सेप्ट में एग्जाम्पल के हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इनर्शिया क्या चीज है, और बहुत सारा इनर्शिया का एग्जाम्पल भी लेंगे। तो मेरा वीडियो हमेशा मैं बताता हूँ कॉन्सेप्चुअल होता है, और वो टारगेट हम करेंगे एकदम नीट एंड जेई का। तो अगर हम कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं तो कोई भी एग्जाम हम क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो नीट हो, जेई, कुछ भी हो। तो हमेशा हमारा मोटो रहेगा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे जैसे ही बढ़ जाएगा तो आई विल टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, HC वर्मा एंड अदर बुक्स। तो मेनली ये 2 बुक ही रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।